हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दोस्तों, मेरा नाम है कैलाश तिवारी और अपनी आज की इस वीडियो में हम जो भी डिस्कस करने वाले हैं उसके पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूं। इस वीडियो का मकसद किसी भी बच्चे को डराना नहीं है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये है कि आपके आगे आने वाले एग्जामिनेशन जिसमें अभी कुछ समय है, उस समय का आप सही सदुपयोग कर सके। यू कैन स्टडी हार्ड, यू कैन स्टडी वेल फॉर योर एग्जामिनेशन। दिस इज द सोल पर्पज ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो आफ्टर दिस डिस्क्लेमर नाउ आई कैन स्टार्ट माई वीडियो। सो आज की इस वीडियो का जो टाइटल है या फिर टॉपिक है वो ये है कि क्या इस बार पेपर डिफ़िकल्ट आने वाला है। तो पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि हर साल पेपर डिफ़िकल्ट ही आता है और जिस ईयर आप पेपर दे रहे होंगे उस बार आपको पेपर डिफ़िकल्ट लगेगा। अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो नेक्स्ट टाइम आपको लगेगा कि हर बार पेपर डिफ़िकल्ट आ रहा है, मेरा सिलेक्शन हुआ कैसे। ये नॉर्मल ट्रेंड होता है क्योंकि आज के टाइम पे आप पीछे जाके एग्जामिनेशंस को देखेंगे, आप देखेंगे कि कितना ज़्यादा कंपटीशन लेवल बढ़ चुका है। खैर, बहरहाल उस डिस्कशन में नहीं जाएंगे। वापस आते हैं कि क्या इस बार पेपर डिफ़िकल्ट होने वाला है और अगर डिफ़िकल्ट होने वाला है वो कैसे और क्या हम उसके लिए कर सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊं, अगर एक जनरल ट्रेंड आप देखेंगे उन एग्जामिनेशन का जो IBPS कंडक्ट कराता है, अभी तक आप देखेंगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो इस ईयर में एग्जामिनेशन हुए हैं, मेजर एग्जामिनेशन में आप देखेंगे RRB AFO का हुआ है। हालांकि RRB AFO में बस एक चीज़ है कि वो स्केल 2 के लिए केवल जिनके पास एक्सपीरियंस है वो उसको फिल कर सकते हैं। उसके साथ साथ CCI का हुआ था, बट CCI का बहुत हम उसको नहीं कंसिडर करेंगे क्योंकि वो एग्जामिनेशन डिफरेंट पैटर्न में है। IBPS AFO के सिमिलर RRB AFO को कंपेयर किया जा सकता है। इस बार आप देखेंगे पेपर बहुत डिफिकल्ट था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। मतलब फर्स्ट टाइम इतना डिफिकल्ट पेपर देखा गया। इवन बाकी जो IBPS ने एग्जाम्स कंडक्ट कराए हैं अभी तक के, वो भी आप देखेंगे रिलेटिवली डिफिकल्ट है। तो हम कह सकते हैं कि जो पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है। रीजनिंग में जहाँ पहले सिलॉग्स, इनइक्वालिटीज, डिस्टेंस रिडक्शन, ब्लड रिलेशंस का मेजर पार्ट होता था, अभी वहाँ पे रीजनिंग पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, इनका ज़्यादा पार्ट होता है। तो सिमिलरली डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ गया है। इस बार आप RRB AFO देखेंगे तो वहाँ पे भी यही सारी चीज़ें थी। RRB AFO की एनालिसिस नहीं की और कई स्टूडेंट्स की शिकायत भी थी कि सर आपने अभी तक एनालिसिस नहीं की, उसके लिए टाइम नहीं मिला। एंड उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो के साथ। बट जो उसका प्रीवियस ईयर पेपर है हमने वो अभी पाइल अप किया है, वो आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। आप देखेंगे RRB AFO की जो एनालिसिस है, सीधे हम इसकी एनालिसिस यहाँ पे आते हैं कट ऑफ पे, क्योंकि एनालिसिस तो बाकी बात आप देख ही लेंगे। आप देखिए रीजनिंग में 40 में से जो कट ऑफ गई 1 नंबर, 1 मार्क्स आउट ऑफ 40, तो आप समझ सकते हैं कि कितना डिफिकल्ट रहा होगा। फाइनेंशियल अवेयरनेस को यहाँ पे छोड़ देते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज 4 मार्क्स आउट ऑफ 40, हिंदी को भी छोड़ देते हैं, कंप्यूटर नॉलेज को भी छोड़ देते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन 40 मार्क्स में से 1 नंबर। तो आप देखिए क्वांट्स 1 नंबर, रीजनिंग 1 नंबर और इंग्लिश 4 मार्क्स। और ये कट ऑफ बहुत कम है। अगर आप प्रीवियस ईयर से कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे कट ऑफ रिलेटिवली ज़्यादा थी यहाँ की कट ऑफ से ज़्यादा। तो अब आप देख सकते हैं कि कट ऑफ कितनी कम गई है। और अगर आप पेपर देखेंगे एक बार, जस्ट अगर आप RRB AFO की एनालिसिस भी देखेंगे या फिर पेपर पैटर्न देखेंगे जो इस बार आया था, उसमें आप देखेंगे रीजनिंग में जो रीजनिंग का पार्ट था वहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, यही सारे क्वेश्चंस थे, इजी क्वेश्चंस नहीं थे। इवन इंग्लिश में भी, इवन एग्रीकल्चर के आप क्वेश्चंस देखेंगे तो वो बहुत डायरेक्ट टू द पॉइंट नहीं थे। इवन जो करंट एग्रीकल्चर से क्वेश्चंस थे, स्कीम में भी डायरेक्ट स्कीम का क्वेश्चन नहीं था, उसमें जो रीसेंट डेवलपमेंट है उससे क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब करंट अफेयर्स ओरिएंटेड। हालांकि यहाँ पे RRB AFO में और IBPS AFO में एक डिफरेंस तो है। RRB AFO में जो पेपर रहता है वो थोड़ा सा करंट ओरिएंटेड रहता है, जैसा नाबार्ड में होता है। IBPS AFO का एग्जामिनेशन अभी भी थोड़ा सा, जो आप लास्ट 3 ईयर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो वो हमारा कंसेप्ट बेस्ड है, तो वो थोड़ा सा एक डिफरेंस है। बट कहने का मतलब ये है कि पेपर डिफिकल्ट था। अब आप कट ऑफ देख सकते हैं, कट ऑफ कितनी गई। कट ऑफ कम जाने का मतलब ही पेपर डिफिकल्ट होता है, क्योंकि कट ऑफ क्या होती है बेसिकली, जो लास्ट सेलेक्टेड स्टूडेंट होते हैं उसके मार्क्स। तो जो लास्ट सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं उसके मार्क्स देखेंगे तो वो इतने कम है, और बहुत जो आगे सेलेक्ट हुए उनके बहुत ऊपर मार्क्स नहीं होते, मीन कहीं ना कहीं यहीं पर बीच में होता है। अब जो फाइनल देखेंगे वेटेड कट ऑफ, वेटेड स्कोर यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है। बट चलिए अगर हम इसको मार्क्स भी मान लेते हैं तो आप देखिए जनरल के लिए 26.88। अब इससे समझ नहीं आएगा, आप जस्ट ये कंपेयर कीजिए 2022 में लास्ट टाइम ये 55.50 था। क्योंकि कट ऑफ के एनालिसिस के बेसिकली बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता है, क्योंकि कट ऑफ जो है वो इसी ईयर के लिए, आगे आगे आने वाले एग्जामिनेशन में नेक्स्ट ईयर भी इसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होगा। तो जस्ट कहने का मतलब ये है, आप देख सकते हैं कट ऑफ कितनी कम हुई है, और डिक्रीज कट ऑफ होने का मतलब यही होता है कि पेपर का लेवल डिफिकल्ट था।
ओके। सो इसीलिए कट ऑफ हम कहते भी हैं कि पेपर के लेवल पे डिपेंड करती है, आप इस कट ऑफ के बेसिस पे कुछ नहीं कर सकते हैं, और होता यही है। स्टूडेंट्स इस कट ऑफ को पैरामीटर मान लेते हैं और फिर जैसे ही एग्जाम होता है तो उसके बाद कॉल करते हैं, सर बहुत पेपर बुरा हुआ, इतने भी हम नहीं कर पाए। तो इतने करने को बोला किसने था, है ना, इतने करने को किसने बोला था। अब कट ऑफ तो ये गई, अब पता चला कि आपने इसके चक्कर में बहुत सारे रॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए होंगे, तो ये कट ऑफ से कम हो गया या फिर आपका मार्क्स बहुत कम होंगे। तो इसलिए ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कट ऑफ हमेशा हर साल के लिए होती है, उसको बहुत ज़्यादा कोई पैरामीटर नहीं बनाना है। सो कहने का मतलब है ओवरऑल आरआरबी एएफओ का पेपर डिफिकल्ट था, आगे आने वाले पेपर डिफिकल्ट हो सकते हैं। आरआर आईबीपीएस एएफओ का ट्रेंड भी आप देखेंगे तो हर साल क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश में डिफिकल्ट होता जा रहा है। लास्ट ईयर क्वांट्स का पेपर देखेंगे डिफिकल्ट था, इंग्लिश का रीजनिंग का पेपर देखेंगे डिफिकल्ट था, इंग्लिश रिलेटिवली ठीक ठाक थी, मॉडरेट हम कह सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है, आपके पास अभी 3 महीने बचे हुए हैं, बाद में रिग्रेट ना हो, इसलिए अभी से बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को करिए। आईबीपीएस एएफओ की कट ऑफ एक नज़र अगर हम देखें पिछले 4-5 साल में, तो आप यहाँ से कोई एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। जस्ट अगर आप ये देखेंगे, यहाँ पे 2018 में कट ऑफ कम गई थी, फिर इंक्रीज़ हुई, फिर उसके बाद ये आप देखेंगे डिक्रीज़ हुई, और अभी लास्ट ईयर तो बहुत कम कट ऑफ गई थी। लास्ट ईयर की आप तीनों में कट ऑफ देखेंगे तो ये कम थी और ओवरऑल कट ऑफ भी कम थी। हालांकि इस नंबर से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, और मैं आपको बता भी रहा हूँ कि इसके बेसिस पे कोई ट्रेंड नहीं बनता है, क्योंकि अगर ऐसे ट्रेंड बन जाता तो फिर इस साल का प्रेडिक्ट करना आसान हो जाता है ना। इसे हम कह देते हैं कि अगर डिक्रीजिंग ट्रेंड है तो इस बार भी डिफिकल्ट आएगा, आप ऐसा ऐसा कर लेना। तो इससे कोई एनालिसिस नहीं होती है। कट ऑफ का केवल एक बेनिफिट है लास्ट ईयर की कट ऑफ का, कि आप लास्ट ईयर का जो मेमोरी बेस्ड पेपर है वो दीजिए और इस कट ऑफ से एनालाइज कीजिए कि क्या आप इतने मार्क्स लेकर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। इतना ही रोल होता है। इसको पैरामीटर मत बनाइएगा, इसको भी मत अपने लिए मतलब टारगेट मत बना लीजिए कि मेरे को इतने तो करने ही हैं। ये टारगेट लेके एग्जाम में मत जाइएगा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, इजी भी हो सकता है, डिफ़िकल्ट भी हो सकता है। तो कहने की बात ये थी कि इस बार के जितने भी आईबीपीएस के पेपर कंडक्ट कराए हुए हैं उनमें जो क्वांट्स एंड रीजनिंग का लेवल है वो थोड़ा सा हायर मिला है। आप बाकी एग्जाम्स अगर आप देते हैं तो आप समझते होंगे, अगर आपने नहीं भी दिए हैं तो आप बाकी एग्जामिनेशन की आप जस्ट एक एनालिसिस कर सकते हैं, और इसको एक हम कहते हैं ना जो आउटसाइड मोटिवेशन, वो लेके आप बढ़ा सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को आगे। बट मैं हमेशा फोकस करता हूँ कि आउटसाइड मोटिवेशन पे नहीं, इनसाइड मोटिवेशन पे फोकस कीजिए। हम सभी अरुण कात्यायन की बुक पढ़ते हैं, उन्होंने स्टार्टिंग में ही जो गौतम बुद्धा की सबसे बड़ी टीचिंग है अप्पो दीपो भव, वो मेंशन की हुई है। उसका मतलब यही है कि टेक योर ओन लाइट टू एनलाइटन योर सेल्फ। अपना मोटिवेशन खुद से ढूंढिए, बाहर नहीं मिलेगा। बाहर कहाँ से, बाहर का जो मोटिवेशन मिलेगा वो टेम्प्रेरी होगा। टारगेट कीजिए 3 चीज़ें, ये टारगेट नहीं, ये चैलेंज है। कितने लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कंप्लीट योर क्यूआरई बाय अक्टूबर एंड। क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश के सारे टॉपिक्स आपके कवर होने चाहिए, सारे मतलब सारे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक सेलेक्टिव लिस्ट बना रखी है कि मैं ये केवल यही टॉपिक करूंगा, ये नहीं करूंगा क्योंकि मैं एएफओ की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो ये मत कीजिए। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन बचा नहीं है किसी भी एग्जामिनेशन में। देन कवर योर एग्रीकल्चर बाय द नवंबर एंड, तभी आप उसको फिर रिवाइज कर पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे। और ये आपको टारगेट लेके चलना है कि 10 मॉक टेस्ट एटलीस्ट आपको हर मंथ करने हैं। मॉक टेस्ट आपको फ्री एग्जाम में मिल जाएंगे, एएफओ के अलावा बाकी एग्जाम्स के मिल जाएंगे। क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश तो कॉमन ही है, कहीं से भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। सो ये टारगेट आप लीजिए, ये चैलेंज को आप लीजिए, चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए और प्रिपरेशन करना स्टार्ट कीजिए। टाइम बहुत प्रेशियस है। देखिए बाकी कोई भी चीज़ में गड़बड़ होगी दोबारा आ सकती है, टाइम केवल एक ऐसी चीज़ है जो नहीं आ सकता है, तो उसकी वैल्यू करनी है। और यही साल मतलब आप ये समझिए कि पूरे जो टाइम की अपॉर्चुनिटी या फिर हम जो आपकी मेहनत है वो सारी चीज़ें, क्योंकि जो भी आप अभी करेंगे उसका रिजल्ट आपके आगे के लिए बहुत सारी चीज़ें डिटरमाइन करेगा। 1 अप्रैल को खुशी ही होनी चाहिए, किसी भी टाइप का रिग्रेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरे 1 साल की बात है। अगेन डिस्क्लेमर, किसी को डराना मकसद नहीं है, जस्ट टू अवेयर कि आप को जो 3 महीने बचे हुए हैं आपके एएफओ एग्जामिनेशन के, उसके लिए बहुत अच्छे से करिए। कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन है, हम आपके साथ हमेशा हैं। आप हमसे टेलीग्राम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। जो हमारे एनरोल्ड स्टूडेंट्स भी हैं, रेगुलरली लाइव क्लासेस होती हैं, आप सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। मॉक टेस्ट आपको फ्री हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, तो उनको परचेज़ करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ हमने आपको स्टडी प्लान ऑलरेडी दिए हुए हैं, जस्ट फॉलो कीजिए। स्ट्रेटजीज़ ऑलरेडी डिस्कस की गई हैं। हमेशा ध्यान रखिए आप बेस्ट हैं। किसी भी बाहरी, देखिए जो मैंने आप आज सारी चीज़ें बताई ना, उसके बाद मैंने एक चीज़ और बोली कि गौतम बुद्धा की सबसे बड़ी टीचिंग है
कि अपो दीपो भव, टेक योर ओन लाइट टू एनलाइटन योर सेल्फ, मीन्स अपने आप को मोटिवेट करने के लिए आपको खुद से ही करना पड़ेगा। तो जो भी मैंने सारी चीज़ें बताई हैं वो सारी चीज़ें कैसी हैं, आउटसाइड है, ये इनसाइड नहीं है। तो ये आउटसाइड का इनपुट लेके आप अपने आउटपुट को, मतलब जो अपने अंदर है, कुछ अच्छा डेवलप कीजिए और मोटिवेशन बनाइए, सो दैट कि इस बार आपका सिलेक्शन ज़रूर हो और 1 अप्रैल को अच्छी न्यूज़ सुनने को मिले, क्योंकि अच्छी न्यूज़ सुनने में डेफिनेटली अच्छा लगता है। बट अगर किसी भी रीज़न सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर वहाँ पे कोई शब्द काम नहीं कर पाते हैं, चाहे कुछ भी आपने किया हो या फिर कुछ नहीं किया हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो कुछ कहना या सुनना फिर बचता नहीं है। सो दोस्तों, अभी अपने टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए, हम आपकी हेल्प के लिए हैं। ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।